तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? टीटी प्राइवेट लिमिटेड क्या बोल रहा है? टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान। बेटा राजस्थान के स्टेट में रजिस्टर्ड है। फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। बेटा मई जून मई जून मई जून है ना, गर्मी के महीने बहुत पसंद है इंस्टीट्यूट को साहब। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर 1,25,000 टू जे एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। क्या करा है बेटा? सप्लाई करिए। क्या करा है? सेल। सेल बोले तो सप्लाई, ठीक है। कौन सी सप्लाई? आउटवर्ड सप्लाई। दूसरा बेटा इंटर स्टेट परचेज। देखो ये भी इंटर स्टेट थी बेटा, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। और ये भी इंटर स्टेट है तो बेटा यहाँ पर भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। ओके सर। परचेजेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर इतना। बेटा ये परचेज है, ये इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई नहीं बेटा। कौन सी सप्लाई बोलो? इनवर्ड सप्लाई। और बेटा एक और इनवर्ड सप्लाई दिख रही है मेरे को, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम RR ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान। तो बेटा हम भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में, तो बेटा यहाँ पर आपका क्या लगेगा? यहाँ पर आपका लगेगा बेटा SGST और CGST। ये दो चीज़ें आपके यहाँ पर लगकर चलेंगी। द एप्लीकेबल रेट ऑफ GST इज 18%। ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? सारे के सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं है। GST का रेट 18% है। GST लाइबिलिटी पे करनी है बेटा, कैश में कितनी पे करनी है ये बता दो, ठीक है। तो सारे बच्चे बताएंगे बेटा यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, मेरे को अच्छे से बच्चे बताओ। तो बेटा सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 मैनर ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस क्या रहेगा? मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर से आता है बेटा अपना सीक्वेंस, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपके रूल लगता है 88A। रूल लगता है बोलो 88A। सर ये 8 क्या हो गया? 8 को क्या हो गया साहब? ये लगता है बेटा आपके पास 88A। उसके बाद बेटा आपके एक आएगा 49A और 49B, ठीक है। ये सारे सेक्शंस यहाँ पर आपके मिलकर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है बेटा। तो रूल लगेगा कौन सा? 88A, सेक्शन 49(5) और सेक्शन 49A और 49B, ठीक है। चलो बेटा फटाफट से इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत की बात है? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट से कॉपी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सर आ गए। अब बेटा इस कॉपी के अंदर एक चीज़ आप समझने की कोशिश करना कि अपन डालेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई गड़बड़ है क्या सर? कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई ये अपना पिछली नोटिंग थी, हाँ साहब ये हमारी पिछली नोटिंग थी। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किसमें बोलो? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना? सबसे पहला स्टेप होगा बेटा अपना कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा अब मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1 यही होगा, जहाँ पर आपको सिंपली तीनों फटाफट से तीनों जो है ना बेटा टैक्स अपने उनके नाम लिख दो। CGST, SGST, IGST, ठीक है। इस सीक्वेंस में लिख लो, या IGST, CGST, SGST लिख लो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट किस में मिलता है मेरे भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको आपकी परचेजेस के ऊपर। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा इंटर स्टेट परचेज। बोलो बेटा क्या लिखेंगे? इंटर स्टेट परचेज। हाँ सर इंटर स्टेट परचेज कौन सी थी? बोलो फटाफट से। इंटर स्टेट परचेज है सर हमारे पास में 40,000 की, रेट है 18% का, और 65,000 की इंटर स्टेट परचेज है, रेट है इतने का। तो 40,000 और 65,000 ये दो चीज़ें मेरे पास निकल कर आती हैं। तो बेटा जो 40,000 की है वो है इंटर स्टेट और रेट है बेटा 18% का। तो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे बेटा 40,000 का 18% कितना होता है? 7200। तो बेटा मेरे को 7200 की यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगी IGST की। उसके बाद मैंने इंट्रा स्टेट परचेज करा बेटा। क्या करा? इंट्रा स्टेट परचेज। और जो इंटरेस्ट बेटा ये रफ में कर सकते हो आप, MCQ है तो एग्जाम के अंदर आप इसे रफ में कैलकुलेट करके भी चल सकते हो। मैं तो आपको फेयर में एक बार समझाने के लिए, मैंने क्या बोला, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये पूरा देखकर चलेंगे बेटा। तो 65,000 का मैं यहाँ पर 18% करूँगा। तो बेटा 65,000 का आप यहाँ पर 18% करोगे तो आएगा 11,700, और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बेटा 5,850 आएगा। सर 2 क्यों करा डिवाइडेड बाय? क्योंकि बेटा अपने पास दो अलग अलग टैक्स है, 9% और 9%। तो 5,850 5,850 बेटा। तो ये फटाफट से देखो शॉर्ट में अपन ने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली और अपने पास में अमाउंट्स आ गए। तो बेटा 5,850 5,850 और 7,200 ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूँगा बेटा? कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। क्या लिखूंगा बोलो? कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स
लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। आपको आई होप दिखता होगा इस स्क्रीन पे। आप कमेंट कर देना कभी, मुझे अगर प्रॉब्लम हो तो मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूंगा। देखो मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन भी करके दिखा देता हूँ। फुल स्क्रीन मोड में भी बेटा अपन काम कर सकते हैं। इसके अंदर बेटा मैं गायब हो जाऊँगा, ठीक है ना, तो इसमें मैं गायब हो जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन नज़र आएगी। तो ऐसा बोलो तो ऐसा कर देंगे साहब, थोड़ा सा मैं ऐसे करके पढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो। और अगर मैं आपको दिखता हूँ और साथ में स्क्रीन भी सही दिखती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर में बेटा अपने पास में 3 तरीके के टैक्स रहेंगे, वही के वही CGST, SGST और IGST। जैसा आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे बेटा मैं आगे से वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैं आ जाऊँगा और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपन वापस से फुल स्क्रीन कर दिया करेंगे। अगर आपको सही लगेगा, आप लगेगा नहीं सर हमें आपको भी देखना है, तो बेटा मैं भी वहाँ पर आ जाया करूँगा, अगर आपको व्यूएबिलिटी रहती है तो। अब बात है बेटा यहाँ पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की। तो बेटा मैंने गुड्स बेचा था क्या? हाँ सर मैंने बेचा था, सेल मैंने करी थी। तो बेटा सेल हुई थी अपनी 1,25,000 की इंटरेस्ट रेट, क्या हुई थी? 1,25,000 की इंटरेस्ट रेट सेल यहाँ पर हुई थी। तो फटाफट से मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट रेट सेल। ठीक है बेटा, 1,25,000 की अपने पास है बेटा यहाँ पर सेल थी। और कितने की थी मेरे को सारे बच्चे बताएंगे, बोलो। हाँ सर 18% का अपने पास में रेट था। तो 1,25,000 में बेटा मैं 18% कैलकुलेट करूँगा। हाँ सर कितना आएगा? 22,500। तो बेटा 22,500 से मेरी IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी बेटा, और यही मेरा मेन आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मेन आंसर इन द सेंस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। और उसके बाद फाइनली बेटा अपना थर्ड स्टेप होता है सेट ऑफ एंड पेमेंट। क्या होता है बेटा? सेट ऑफ एंड पेमेंट। कभी भी क्वेश्चन आए ना बेटा ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ITC चैप्टर से, तो उसको अपन को इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को लगा के सॉल्व करना है। जहाँ पर मेरे से कैश में पूछा भाई कि कैश में टोटल पेमेंट कितना करना है, तो यही स्टेप्स लगा के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर कर चलूँगा मेरे बच्चों। ठीक है, हाँ सर। अब आ जाओ बेटा वापस से उसी के ऊपर सेम टू सेम CGST, SGST और मेरा बच्चा IGST। इसके बाद क्या आ रहा है मेरे अच्छे बच्चों? सर आ रहा है यहाँ पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि बेटा मेरे को कैलकुलेशन करनी है ना, तो मैं क्या लिखूँगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या लिखूँगा बोलो? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है बेटा? सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ 22,500, वो भी IGST की। बेटा सीक्वेंस आप सभी अच्छे बच्चे मेरे जानते हैं, CIS। सबसे पहले बेटा आई को आई के लिए यूज़ करेंगे पूरा का पूरा। बच जाता है अगर आई, तो बेटा C या S को किसी भी सीक्वेंस में और किसी भी ऑर्डर में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद बेटा C का इस्तेमाल C के लिए होगा, बच जाता है तो I का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद S का इस्तेमाल S के लिए होगा, बच जाता है तो फिर I का इस्तेमाल होगा। ये अपना सीक्वेंस है बेटा सॉल्व करने का। तो सीक्वेंस नंबर 1 में सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर इसको ख़त्म करेंगे, और फिर बेटा अपन इसको ख़त्म करेंगे। इस सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके अपन चलेंगे। ये अपना फटाफट से अपन ने पैटर्न भी बेटा यहाँ पर रिवाइज कर लिया कि किस तरीके से अपना सेट ऑफ पैटर्न होता है। आप कहोगे तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे 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 कर देता हूँ, ताकि ये लो बेटा आपको ये भी यहाँ पर बना रहे और आंसर भी यहाँ पर बना रहे। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें से माइनस करूँगा सबसे पहले IGST की आउटपुट लायबिलिटी बेटा। तो IGST का ही मैं क्या करूँगा बोलो? IGST की आउटपुट लायबिलिटी तो सबसे पहले IGST की क्रेडिट का ही बेटा मैं इस्तेमाल कर कर चलूँगा। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। तो IGST की क्रेडिट यहाँ लिख दो आप, सेट ऑफ फ्रॉम IGST। तो बेटा IGST की क्रेडिट से ही सेट ऑफ कराता हूँ। हाँ सर करो। कितना था मेरे पास IGST का क्रेडिट? 7,200। तो सबसे पहले बेटा मैं पूरा का पूरा 7,200 यहाँ पर क्या कर लूँगा? यूज़ कर लूँगा। तो कुछ बचेगा क्या साहब? 22,500 में से 7,200 गया तो 15,300 बेटा। 15,300 में अब मैं सबसे पहले CGST का क्रेडिट यूज़ करूँगा। किसका क्रेडिट यूज़ करूँगा बेटा? माइनस सेट ऑफ फ्रॉम CGST। तो सेट ऑफ फ्रॉम बोलो CGST से सेट ऑफ कराने जाऊँगा बेटा, तो कितना आएगा? 5850 क्योंकि दोनों का बेटा 5850 ही था, तो 5850 ये लो बेटा, ये भी मैंने सेट ऑफ करा दिया। तो अब कितना बचेगा? माइनस 5850, तो बेटा 9450। और अब आप सब समझ ही गए होंगे कि अगला स्टेप अपना क्या होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ साहब, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये लो बेटा माइनस सेट ऑफ फ्रॉम SGST। लास्ट अपन SGST से सेट ऑफ करेंगे कितना? 5850। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें से अगर मैं माइनस 5850 कर देता हूँ बेटा, तो 3600 लास्ट आपकी IGST क्रेडिट बचेगी, जो आपको बेटा कैश लेजर से पे करके चलनी पड़ेगी।
ये बेटा किससे पे करके चलनी पड़ेगी, ई कैश लेजर से पे करके चलनी पड़ेगी। देखो ये नीचे घुस गया बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है पेज खत्म हो गया था तो ये नीचे चला गया, तो इसको अपन यहाँ पर ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर ये आ गया सारा का सारा, ठीक है ओके सर। तो बेटा यहाँ पर मैंने सेट ऑफ मैकेनिज्म भी आपको रिवाइज करा दिया, और पैटर्न, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी अपन ने रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अपन को तो अब ये देखना है कि अपने पास में ये ऑप्शन है क्या 3600 ऑप्शंस के अंदर। वापस आ जाऊँ मैं, हाँ सर आप वापस आ जाऊँ अपना यहाँ तक का काम हो गया बेटा। हाँ तो फटाफट से देखें बेटा, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं, हाँ सर ये ऑप्शन है, ये रहा 3600, ये रहा बेटा सी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये फटाफट से अपन यहाँ लिख दें, हाँ सर लिख दो। इसमें क्या दिक्कत की बात हो गई, कोई दिक्कत की बात हो गई क्या, नहीं सर बोलो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं बेटा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे चलें, हाँ सर आगे चलो, आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है बेटा मेरे सामने। प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, कहाँ रजिस्टर्ड है बेटा, प्रदीप ट्रेडर्स हरियाणा में रजिस्टर्ड है। सोल्ड गुड्स फॉर 2,05,000, बेटा 2,05,000 के लिए यहाँ पर इसने गुड्स सोल्ड करा है टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड। किसको बेटा, बलराम प्राइवेट लिमिटेड को, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। ओके समझ में आ गई बात। इंटरस्टेट सेल है बेटा, मैं हरियाणा में हूँ और मैंने यूपी में माल बेचा, कितने का माल बेचा, 2,05,000 का माल बेचा, और रेट कितना है बेटा, गुड्स के ऊपर 5% का रेट है। एज पर द टर्म्स ऑफ द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक, किसकी टर्म्स के मुताबिक, बोलो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक प्रदीप ट्रेडर्स हैज़ टू डिलीवर द गुड्स। कौन, प्रदीप ट्रेडर्स, ये अंकल जी को डिलीवर करना पड़ेगा गुड्स फैक्ट्री पर। साहब सुनो 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 सुनो, सामने वाली पार्टी ने जिसने अपन से माल खरीदा, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, सामने वाली पार्टी जिसने अपन से माल खरीदा है उस पार्टी के साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साहब कि आप ना ही केवल गुड्स दोगे बल्कि गुड्स को बेटा मेरी फैक्ट्री तक पहुंचाओगे। कहाँ तक पहुंचाओगे, बोलो मेरी फैक्ट्री तक पहुंचाओगे, और फैक्ट्री तक पहुंचा के मुझे दोगे। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो फॉर दिस पर्पज प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज्ड फ्रेट ऑफ 2400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड। बेटा 2,05,000 के अलावा 2400 रुपये का फ्रेट भी यहाँ पर लेके चलेंगे, 2400 रुपये का फ्रेट भी यहाँ पर लेके चलेंगे, क्योंकि बेटा मेरे को गुड्स को डेस्टिनी तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है, डेस्टिनी तक। और डेस्टिनी तक पहुँचाने के लिए मेरे को उसको क्या देनी पड़ेगी, एक और सर्विस देनी पड़ेगी जो एंसिलरी सर्विस होगी। किसकी, प्रिंसिपल सप्लाई की। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही समझे आप, प्रिंसिपल सप्लाई की एंसिलरी सर्विस, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। बोलो बच्चों, ये देखो ये मैंने गुड्स दिया बेटा, और ये गुड्स के साथ बेटा मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी। और बेटा ये जनरल बिजनेस नेचर की होती है। जनरल बिजनेस नेचर ही ऐसा होता है जहां पर अगर आप गुड्स बेचते हो तो साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देनी पड़ती है बेटा, गुड्स को वहां तक पहुंचाने की फैसिलिटी भी देनी पड़ती है। तो बेटा दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी मेरे बच्चे 207,400, ये आएगी वैल्यू निकल कर। अभी अपन इसको अपनी नोटिंग में भी लिखेंगे। मेरे समझाने का मतलब है कि बेटा कंपोजिट जो सप्लाई है वो इतने की कंपोजिट सप्लाई है। और ध्यान रखना बेटा कंपोजिट सप्लाई पे मेन वाला रेट ही लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट यानी कि 5% ही लगेगा। यहाँ पर जीएसटी 12% से कहा जा रहा है साहब कि वो अपन से ले रहा है, ठीक है वो अपन से 12% से ले रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं साहब। फॉरवर्ड चार्ज है, जीएसटी वाला फॉरवर्ड चार्ज में अपन से टैक्स ले रहा है, अपन उसको टैक्स देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पैसा मैं उससे कलेक्ट कर रहा हूँ फ्रेट के नाम पर, जो पैसा मैं उससे कलेक्ट कर रहा हूँ फ्रेट के नाम पर, उस पर जो रेट लगेगा बेटा वो लगेगा किसका, प्रिंसिपल सप्लाई का। यानी जो टोटल होगी ना, टोटल, उस टोटल के ऊपर मेरे को टैक्स देकर चलना पड़ेगा गुड्स की रेट से। व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन द केस assuming that the amounts given here are exclusive of GST। बेटा ये मान के चला जाएगा कि जो अमाउंट्स आपको दे रखे हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी मतलब उसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आउट ऑफ जीएसटी है, आउट ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है। ओके सर ठीक है, तो आप मुझे बता दो कि आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है। बेटा आप चाहो, आप कहो तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कैलसी के ऊपर बेटा मैं आपसे सॉल्व करवा दूँ। हाँ सर डायरेक्ट कैलसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट से देखेंगे बेटा 2,05,000 अभी अपन ने टोटल लगाई 207,400, और 207,400 को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूंगा बेटा 5% से तो आता है 103,70। मेरे को बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें अपन को कुछ ज़्यादा लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, अपन ने रिवाइज भी कर लिया। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, बेटा प्रिंसिपल सप्लाई और एंजिलरी सप्लाई। अगर एंजिलरी सप्लाई बेटा इन द नेचर ऑफ कॉमर्स है, इन द नेचर ऑफ ट्रेड है, इन द नेचर ऑफ बिजनेस है, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है वही मानी जाती है आपकी एंजिलरी सप्लाई। मतलब ये कि एंजिलरी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई के जैसा ही माना जाता है, तो जो रेट होता है प्रिंसिपल सप्लाई का वही एंजिलरी सप्लाई पे भी लगा दिया जाता है। तो मुद्दे की बात बस इतनी सी है, सिंपल सी, कि साहब अगर
कंपोजिट सप्लाई बनेगा तो रेट प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा। कहाँ लिखा है साहब, ये बात देखिए सेक्शन नंबर 8 के अंदर। बाकी आप प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के आ सकते हो, वहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है। आई होप बेटा क्लियर है बिल्कुल। और बेटा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी शायद डिस्कशन कर भी चुका हूँ अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर भी, और वहाँ पर भी मैंने आपको ये बात समझाई है। अगले क्वेश्चन पर आ जाए साहब। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखो अगर आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मेरी बात को सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, तो बेटा अमेंडमेंट लेक्चर देख लो। और अमेंडमेंट लेक्चर के साथ साथ ये जो मैं डाल रहा हूँ आरटीपी का लेक्चर, ये भी देख लो। अमेंडमेंट लेक्चर में भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले बेटा रिवीजन कराया है कहीं ना कहीं, तो वो रिवीजन हो जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चंस कराए, यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ रिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपन कहीं ना कहीं डिस्कस करके चल रहे हैं। और इसके बाद बेटा मैं एमसीक्यूज भी डालूंगा, सारे के सारे एमसीक्यू जितने भी इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं रिवाइज्ड अपडेटेड 2020, वो उसकी लेक्चर भी पूरा मैं डाल के चलूंगा। वहाँ पर भी मैं एक एक एमसीक्यू का पूरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो अगर आप ये 3 सेट ऑफ सीरीज, एमसीक्यूज, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और अमेंडमेंट सीरीज, तीनों की तीनों कवर कर लेते हैं, तो नवंबर 2020 बेटा मान के चलो कम से कम अपन यहाँ पर इंटरमीडिएट के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, कम से कम नीनी 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 40 में से 30 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली यहाँ पर। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो अलग से मैं एक सेट ऑफ रिवीजन लेक्चर्स भी आपके अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर आपकी कोई मेरे को नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम छूटेगी, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो अमेंडमेंट भी आ जाएंगे, रिवीजन भी आ जाएंगे, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे और आरटीपी भी आ जाएगी। ठीक है सर, ओके सर। तो रिवीजन लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर, रिवीजन ऑडियो लेक्चर या रिवीजन वीडियो लेक्चर जैसा भी बैठेगा मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मेन बेटा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बाकी तो क्या एक बार पढ़ना रहेगा आपको आराम से, बट एग्जाम से पहले अगर आप उनको देख लोगे तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रेम इंसेंस हैज टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 1 जनवरी बट फेल्ड टू फर्निश जीएसटी रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 6 months। बेटा रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन अगले 6 महीने तक रिटर्न नहीं भर पाए। ठीक है, ओइंग टू दिस प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल्ड इट्स रजिस्ट्रेशन ऑन 25 जुलाई। बेटा 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया प्रॉपर ऑफिसर ने। 25 जुलाई को प्रॉपर ऑफिसर ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बेटा सारे बच्चे फटाफट से बोल के बताएंगे कैंसिलिएशन का जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है बेटा, सेक्शन नंबर 29। एंड सर्व्ड द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 31 जुलाई। बेटा ऑर्डर आ गया 31 जुलाई को, कैंसिल कब हुआ, 29 जुलाई को। एक सेकेंड, सॉरी 29 तो बेटा सेक्शन है अपना, 29 तो सेक्शन है। कैंसिल कब हुआ, कैंसिल हुआ 25 जुलाई को। ओके, और ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन कब आया, 31 जुलाई को। ओके ठीक है। नो प्रेम एंड सन्स वांट्स टू रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 30। मेरे लिखने से पहले सारे बच्चे सेक्शन बोल देते हैं, यार ये तो चीटिंग हो गई। मेरे लिखने से पहले आप सब सेक्शन कैसे बोल देते हो सर, हम सब पढ़ के आते हैं। अच्छा ऐसी बात है, आप सब पढ़ाई करके आते हो बेटा। हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, मैं एक सेकंड में आया। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, आप सब बेटा घर से पढ़ाई करके आते हो, सेक्शन मेरे लिखने से पहले आप बोल देते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 29 और ये सेक्शन 30 हो गया बेटा रिवोकेशन का। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये केस स्टडी बनाई गई है साहब कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था 25 जुलाई को और मेरे पे बेटा सर्व कर दिया गया ऑर्डर 31 जुलाई को, और अब मैं रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालना चाहता हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रेम एंड सन्स कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑन और बिफोर, मतलब बेटा किस तारीख से पहले हम ये काम कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 30 में बेटा आप सब अच्छी तरह से जानते हो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन का हमें डालना होता है बेटा कब, बोलो कब, क्या लिखा है बेटा उसके अंदर लिखा है 30 डेज बेटा, 30 दिन पकड़ के चलेंगे। तो बेटा 31 जुलाई से 30 दिन पकड़ूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा 30 अगस्त, 31 जुलाई के बाद अगस्त, तो 1 अगस्त से 30 दिन, तो 1 अगस्त से 30 दिन कितने हो जाएंगे बेटा, 30 अगस्त। ठीक है, तो 30 अगस्त अपने पास सीधा आपको दिखाई दे रहा है ए। तो इसमें अपन क्या लिखकर चलेंगे बेटा, यहीं मैं नोटिंग करवा देता हूँ आपको। सेक्शन नंबर 30 में लिखेंगे साहब कि ऑर्डर ऑफ, जहाँ से ऑर्डर सर्व हुआ है बेटा, सर्व होने की डेट से, कैंसिलेशन की डेट से नहीं, सर्व होने की डेट से। तो ऑर्डर सर्व होने की डेट से कितने दिन मेरे सारे बच्चे बताएंगे, 30 डेज। 1 मंथ नहीं बोलेंगे साहब, 1 मंथ में और 30 डेज में बहुत फर्क होता है। कहीं लॉ में लिखा रहता है 1 मंथ, उसका अलग सेंस होता है बेटा, उसमें वो 31 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ठीक है, और जहाँ लिखा है 30 डेज में एग्जैक्ट 30 डेज काउंट होने, इसके अंदर 31 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो जब 30 डेज लिखे हैं वहाँ बेटा एग्जैक्ट काउंट करने, जहाँ 1 मंथ लिखा है वहाँ उस डेट से अगली डेट तक आपको लेकर चलना होता है। ठीक है साहब, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज्ड बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स। बेटा पीसी ट्रेडर से बुक्स खरीदी है। सारे बच्चे मेरे अच्छे बच्चे बताएंगे जो मेरे से पढ़ चुके हैं साहब, बुक्स एग्जाम्ड होती है। रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, बुक्स आर एग्जाम्ड, लो बेटा लिख दिया, बुक्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी। XX अरेंज्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज बुक्स। बेटा XX ने क्या करा है, अरेंज करा है ट्रांसपोर्ट इन किताबों का। यानी बेटा कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी बीच में आई है फॉर गुड्स, देखो GT आ गई बीच में, विच चार्ज द फ्रेट ऑफ 9000 फॉर द सेम, GST इज पेबल एट द रेट ऑफ 5%। बेटा 5% बोल दिखते ही आपका दिमाग ऐसे जल जाना चाहिए।
लट्टू जल जानी चाहिए साहब दिमाग का, और दिमाग में से याद आ जाना चाहिए कि 5% में अगर जीटीए होता है तो आरसीएम लगता है, 5% में अगर जीटीए होता है तो आरसीएम। अभी मैंने ऊपर बताया था आरसीएम बेटा 12% में थी, तो वहाँ मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ मैं बोलूँगा रिवर्स चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे साहब। देखो बेटा ऐसी बात है कि 9,000 पे आपको आरसीएम में टैक्स तो देना ही पड़ेगा 5% से, ये तो पक्का हो गया 450 रुपये। कितना? 450। तो इसमें कोई दो रहा है क्या? नहीं साहब, ये लो 5% से आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। भले ही बेटा किताबें एग्जाम्प्ट है, उससे मतलब नहीं है, बात को समझना। अगर मैं किताबें वापस मंगाने के लिए, देखो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं बन रहा, एक्सएक्स में हूं, मैंने किताबें खरीदी है पीसी ट्रेडर से। बेटा एक्सएक्स अरेंज्ड दी ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस बुक्स। मैं खुद किताब लेकर आ रहा हूं, पीसी ट्रेडर्स मेरे को किताबें नहीं भिजवा रहा। अगर पीसी ट्रेडर मुझे किताबें भिजवाता बेटा तो कंपोजिट सप्लाई बनता और ये एग्जाम्प्ट हो जाता, क्योंकि मेन प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट थी। ओके, बट बेटा यहाँ पर रेसिपेंट में हूँ, कंसिडरेशन मैं पे कर रहा हूँ, तो वो केस बना ही नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ सर समझ में आ रही बात। इसलिए बेटा यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन ए दिख रहा है, देखो जीएसटी ऑफ ₹450 इज पेबल बाय एक्सएक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये मुझे सही लग रहा है। बट स्टिल अपन आगे के ऑप्शन पढ़ के देखते हैं ना एक बार क्या बोल रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज ए कंपोजिट सप्लाई। ना 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 ना, अभी डिस्कस करा बेटा। कंपोजिट सप्लाई जब बनता है जब एक इंसान दोनों देता है, बुक्स भी वही दे और जीटीए की सर्विस भी वही दे। सर वो सर्विस देगा मतलब कंसिडरेशन वो पे करेगा। यहाँ पर कंसिडरेशन मैं पे कर रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पीसी एक्सएक्स खुद अरेंज कर रहा है, पीसी अरेंज नहीं कर रहा है। सिंस एग्जाम गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये कहाँ जीएसटी में लिखा है साहब कि अगर गुड्स एग्जाम्प्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी? ये कहाँ लिखा है बेटा जीएसटी में? ये जीएसटी में कहीं नहीं लिखा। जीएसटी ऑफ इतना देखो, जीएसटी ऑफ 4500 इज पेबल बाय दी जीटी। बेटा जीटीए पे करके नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जीटीए बेटा 5% में आ रहा है, और जो जीटीए 5% में आता है बेटा वो टैक्स पे करके नहीं चलता, आरसीएम उसके ऊपर लगता है, यानी रेसिपेंट वहाँ पर टैक्स पे करके चलता है। तो जैसा कि मैंने कहा था बेटा, मेरे को ऑप्शन ए सही लग रहा था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। आगे चले बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, कलीम एंड एसोसिएट्स। बेटा यहाँ आरसीएम नोटिफिकेशन, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने बताया नहीं क्या एप्लीकेबल हो रहा है। बेटा यहाँ पर 13/2017 सीटीआर, ये नोटिफिकेशन जो आरसीएम का नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है बेटा? हाँ सर आगे चले, चलो 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 चलो। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, कालिम एंड एसोसिएट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है साहब, मैंने खुद ने इस बार एप्लीकेशन लगा दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की, मार्च के महीने में ड्यू टू क्लोजर ऑफ इट्स बिजनेस। बेटा धंधा बंद हो गया, इसलिए मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देते हैं। इट्स एप्लीकेशन फॉर जीएसटी कैंसिलेशन वाज अप्रूव्ड ऑन 14 सितंबर। इन द गिवन केस कलीम एसोसिएट्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न, रिक्वायर्ड नॉट टू फाइल फाइनल रिटर्न, रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर। बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है फाइनल रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर ये देखना चाह रहा है कि फाइनल रिटर्न कब भरना है, तो हमें सारे बच्चे बताएंगे फाइनल रिटर्न का सेक्शन होता है बेटा सेक्शन नंबर 45। फाइनल रिटर्न का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 45, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मेरे सारे अच्छे बताएंगे। बोलो क्या लिखा हुआ है बेटा? वहां पर क्या लिखा हुआ है आप सब जानते हैं, वहां पर लिखा हुआ है डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। ओ हाँ, क्या लिखा है? डेट ऑफ कैंसिलिएशन, डेट ऑफ कैंसिलिएशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलिएशन, ऑर्डर ऑफ कैंसिलिएशन विच एवर इज लेटर, लेटर 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 लेटर। कोई बच्चा बिफोर नहीं बोलेगा, याद करो, लेटर लेटर लेटर। बेटा ये ध्यान रखना, ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये आवाज़ कहीं ना कहीं अगर आपके कान में बैठ गई और एग्जाम में ये बात आपको याद आ गई तो बेटा मेरा बोला हुआ काम आ जाएगा। मैं तो कहूँगा मेरा बोला हुआ फल गया दोस्त, मेरा बोला हुआ कामयाब हो गया, मेरी इच्छा पूरी होगी साहब, मेरे बोलने की इच्छा पूरी होगी अगर एग्जाम में ये लेटर 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 आपको याद आ जाता है और वहाँ पर आप सही करके आ जाते हो बेटा, तो मेरा बोला हुआ तो फल गया ना। और क्या चाहिए एक टीचर को, उसकी बोली हुई बात अगर काम आ जाए स्टूडेंट की बेटा, तो हमारा तो लक्ष्य पूरा हो जाता है ज़िंदगी का। क्या लिखा है बेटा? 14 सितंबर। तो 14 सितंबर से बेटा अभी देख लें हम 3 महीना। हाँ सर बताओ 3 महीना कब होएगा? तो बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑन और बिफोर 14 दिसंबर। सिंपल सी बात है यार, इसमें तो कॉमन सेंस लगाने की बात थी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। 14 सितंबर से 3 मंथ्स मतलब विच एवर इज लेटर, तो दोनों में से जो भी लेटर है अब देख लो आप, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, और डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मतलब यहाँ अप्रूव हो गई कब? 14 सितंबर को। तो दोस्त 14 सितंबर से विच एवर इज लेटर, देखो मार्च से विच एवर इज लेटर पकड़ेंगे तो मतलब नहीं है, वो पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन ने कहाँ से पकड़ा? सितंबर से, क्योंकि बाद में कौन सा आ रहा है लेटर, कौन सा आ रहा है? सितंबर लेटर आ रहा है। तो बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे मैंने बताया आपको डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब मैं 1 मिनट नीचे जाके देखूँ। लो बेटा MCQ पूरे हो गए अपने MCQ यहाँ पर पूरे हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक ही MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे को कहीं MCQ नज़र नहीं आ रहा। बेटा आई होप आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। यहाँ तक का लेक्चर जो आपने कवर करा बेटा मज़ा आया, बेटा मज़ा आया। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 करके कमेंट कर दो यार एक बार कि सर आपका लेक्चर अच्छा लगा, चीज़ समझ में आई। बस इतना सा लिख दोगे तो मेरा काम हो जाएगा दोस्त।
मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा, मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे देख रहे हैं लेक्चर। और अगर आपको कोई कमी पेशी लगती है साहब, आपको लगता है नहीं ये ख़राब है या ये गलत है या ये ऐसा है या ये वैसा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है बेटा, तो बेहिचक, बिना किसी संकोच के, बिना किसी टेंशन के, सर बुरा मान जाएंगे, सर को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। आप आराम से कमेंट करके बताओ साहब ये गड़बड़ है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या ये चीज़ आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई, या आपका ये तरीका पढ़ाने का गलत है, या ये तरीका आपका पढ़ाने का अच्छा है। ये बात आप आराम से बोल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है बेटा। हाँ सर चलें आगे, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट क्या बोल रहा है बेटा? Babla and Bros is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST। बेटा मैं exempt supply कर रहा हूँ गुड्स की, इसलिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सर ये लाइन पढ़ते ही आप सबको याद आ जाना चाहिए सेक्शन नंबर 23। जी हाँ सर, सेक्शन नंबर 23 जो एग्जामिशन देता है आपको रजिस्ट्रेशन से, और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप होली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी सप्लाई कौन सी बेटा? होली एग्जेम्प्ट, तो होली एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, भले ही आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर किसके ऊपर निकल जाए बेटा? थ्रेशोल्ड लिमिट जो सेक्शन 22 में दे रखी है उसके ऊपर निकल जाए। स्टिल आफ्टर दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बिकॉज यू आर होली एग्जेम्प्ट, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई ऑफ होली एग्जेम्प्ट गुड्स। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। यानी अगर मैं पूरा का पूरा माल बेटा, 1 रुपये का भी माल टैक्सेबल नहीं है, जितनी भी सप्लाई कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं पूरी की पूरी सप्लाई किसकी कर रहा हूँ? एग्जेम्प्टेड की कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला? मेरे को 1 रुपये का भी क्या कराने की जरूरत नहीं बेटा, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने 1 रुपये की भी टैक्सेबल सप्लाई दे दी, मतलब फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखो मेरा टर्नओवर 60 लाख है, लेकिन बेटा 60 लाख का 60 लाख बेटा मेरा एग्जेम्प्ट है। सर क्या रजिस्ट्रेशन कराना है? जवाब आएगा नो, बड़ा वाला नो। बट बेटा 1 लाख के इसके अंदर 1 रुपये की भी सप्लाई, 1 रुपी की सप्लाई बेटा अगर टैक्सेबल हो गई, यानी वो जिस पे टैक्स लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, गवर्नमेंट का टैक्सेबल रेट लगता है जो गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं कर रखा, तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। क्योंकि आप देखो लिमिट के पहले से ऊपर हो, 20 लाख के ऊपर तो हुई, और 23 का साया आपके ऊपर से हट गया, क्योंकि 23 बोलता है होली एग्जेम्प्ट होना चाहिए। 23 क्या बोलता है? 23 बोलता है होली एग्जेम्प्ट होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो अगर कोई चीज़ होली एग्जेम्प्ट नहीं है, आपने साथ में टैक्सेबल भी दे दिया, होली का मतलब ही क्या होता है? पूरा, पूरा मतलब पूरा, पूरा टर्नओवर आपका होली एग्जेम्प्ट वाला टर्नओवर होना चाहिए। उस टर्नओवर के अंदर बेटा 1 रुपये की भी टैक्सेबल चीज़ आ गई तो 23 का साया बेटा आपके ऊपर से हट जाएगा, और जैसे ही साया आपके ऊपर से हटेगा बेटा आप 22 के अंदर आ जाओगे। 22 कहेगा बेटा रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि तो 20 लाख से ऊपर है। आई होप आपको ये बेटा मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पक्का 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 करके, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। चलो मैंने इसे मिटा भी दिया यहाँ से। आई होप आपने पॉज करके फोटो खींच ली होगी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। आगे क्या बोल रहा है मेरे बच्चों? आगे बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर द एग्जाम्शन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विड्रॉन। ओ माय गॉड, 1 अक्टूबर को जो एग्जाम्शन दे रखी थी बेटा, वो एग्जाम्शन छिन गई। मतलब गुड्स क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया बेटा। जो गुड्स पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, वो गुड्स अब क्या हो गया बेटा? टैक्सेबल हो गया। ओके सर, समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। वो गुड्स अब क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। ऑन दैट डे द टर्न ओवर ऑफ बाबरा इज 50 लाख। देखा मैंने कहा ना 20 लाख से ऊपर है। अब बेटा एक बात हो, आप 20 लाख से ऊपर हो और आपकी सप्लाई टैक्सेबल हो गई बेटा, तो 20 लाख से ऊपर वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबला एंड ब्रॉन्ज फॉर अवेलिंग आईटीसी इफ एनी। मेरे सारे बच्चे सबसे पहले सेक्शन बताएंगे, सेक्शन कौन सा लग रहा है। सारे बच्चे बताएंगे सेक्शन कौन सा लग रहा है। सर पहले बताओ मैं रजिस्टर्ड हूँ कि नहीं हूँ बेटा? मैं नॉट रजिस्टर्ड हूँ। क्या हूँ? नॉट रजिस्टर्ड। अगर बेटा मैं नॉट रजिस्टर्ड हूँ, रजिस्ट्रेशन ही फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, मैंने क्या बोला? अगर मैं रजिस्ट्रेशन ही बेटा फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ तो मेरे पे लगेगा बेटा सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए। सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए। बट सर वो केस तो क्लॉज डी जैसा लग रहा है सर, मैं पहले एग्जाम्प्ट में था अब टैक्सेबल में आ गया ऐसा। तो बेटा वो वहाँ होता है जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। सो रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर वो एग्जाम्प्ट की कहाँ से बात आ गई? अरे इधर आओ मैं आपको समझाता हूँ बेटा। अगर मुझे एक बात हो, मैं रजिस्टर्ड हूँ, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, और मेरे पास बेटा 2 चीज़ें हैं। मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक बेटा है मेरे पास में प्रोडक्ट ए, एक बेटा मेरे पास में कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ए। एक मेरे पास में प्रोडक्ट बी। बेटा प्रोडक्ट ए जो है वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बी जो है बेटा वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है। क्या बोला मैंने? मेरा प्रोडक्ट ए जो है वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट बी जो है वो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर ये प्रोडक्ट फ्यूचर में जाकर, बेटा एक बात हो, इस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूँ तो इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल भी लेकर आऊँगा, इससे रिलेटेड बेटा कोई ना कोई कैपिटल गुड्स भी काम में आ रहा होगा बेटा, इससे रिलेटेड हो सकता है मैं कोई इनपुट सर्विस भी ले रहा हूँ। हाँ सर हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। तो बेटा एक बात हो, अगर ये एग्जेम्प्ट है तो आप सब रूल नंबर 42 और 43 पढ़कर आए हो बेटा।
मुझे इससे रिलेटेड आईटीसी नहीं मिलेगा, किसी के भी रेस्पेक्ट में मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा, बिकॉज वो जो भी चीज़ है बेटा वो होली एग्जाम्प्ट की यूज़ में आ रही है। किसकी यूज़ में आ रही है? होली एग्जाम्प्ट की। और अगर कोई भी चीज़ बेटा होली एग्जाम्प्ट की यूज़ में आएगी तो उस पर मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम है बेटा कि यहाँ पर। अच्छा अब बताओ, अगर फ्यूचर में ये चीज़ एग्जाम्प्ट ना रहकर बेटा टैक्सेबल हो जाती है, तो बेटा जिस दिन ये टैक्सेबल होगी उसके पिछले दिन शाम को जो भी रॉ मटेरियल, जो भी कैपिटल गुड्स, जो भी इनपुट सर्विस होगी बेटा, उन सबके रेस्पेक्ट में आईटीसी मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मिल जाएगा। ये है जब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। तो यहां पर बेटा जो लगता है वो लगता है 18(1)D, यहां लगेगा 18(1)D, ये ध्यान रखना आप बेटा। जहां पर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था, जैसे हमारे क्वेश्चन वाला केस है, क्वेश्चन वाले केस में तो बेटा मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, और जब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं सोच के देखो, तो फिर बात कहां से आ गई 18(1)D की बेटा। 18(1)D सिर्फ आप लैंग्वेज पढ़ना 18(1)D की। 18(1)D की लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18(1)D एप्लीकेबल होगा जब आप क्या करोगे, बोलो, जब आप रजिस्टर्ड होंगे। नॉट रजिस्टर्ड केस में नहीं लगता 18(1)D। 18(1)D सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के केस में लगता है। अभी फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 18(1)A की बात कर रहा हूँ बेटा। 18(1)A की बात करेंगे। 18(1)A में क्या लिखा हुआ है सारे बच्चे बोल के बताएंगे बेटा। 18(1)A में लिखा हुआ है बेटा कि अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे और अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, रीजन कुछ भी हो, मैंने क्या बोला, पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा बेटा, रीजन कुछ भी हो, तो जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, क्या बोला मैंने, जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, मतलब वो दिन जिस दिन आपका प्रोडक्ट या तो एग्जाम से टैक्सेबल में आ गया, ठीक है, आपकी होली सप्लाई एग्जाम से टैक्सेबल में आ गई और आप 20 लाख के ऊपर थे, या फिर वो दिन बेटा जिस दिन आप नॉर्मली 20 लाख के ऊपर निकल गए। तो वॉट एवर द केस विल बी, आप 23 से थे, 23 से 22 में आए, या पहली बार ही 22 में आए, क्या बोला मैंने, 23 से 22 में आए या पहली बार ही 22 में आए, जिस दिन भी आए उस दिन से पिछले दिन शाम को, क्या बोला मैंने, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पर बेटा जितना भी आपके पास में, क्या बोला मैंने बेटा, मैंने बोला इमीडिएटली, सुनेंगे मेरी बात को, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे। तो बेटा इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पर आपके पास में जितना भी इनपुट है, क्या है, आईटीसी है बेटा, किस किस के अंदर, दो चीज़ों के अंदर सर। एक तो रॉ मटेरियल। अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ रखा हो सकता है बेटा, इनपुट इनपुट इनपुट, जितना भी रॉ मटेरियल है इनपुट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट, इनपुट के रेस्पेक्ट में, चाहे वो बेटा किसके अंदर हो, बोलो, रॉ मटेरियल के अंदर हो, चाहे बेटा वो WIP के अंदर हो, चाहे बेटा वो फिनिश गुड्स के अंदर हो। समझ में आई कि नहीं है, बोलो यार, आज मुझे बोल के बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बोला रॉ मटेरियल के अंदर हो, WIP के अंदर हो या फिनिश गुड्स के अंदर हो, जितना भी आईटीसी इन तीनों के रेस्पेक्ट में आपके पास में पड़ा होगा, उसका बेटा आपको पूरा क्रेडिट यहाँ पर मिल जाएगा। फुली क्रेडिट अलाउड हो जाएगा बेटा, फुल क्रेडिट अलाउड, क्या बोलेंगे, फुल क्रेडिट अलाउड। सर कैपिटल गुड्स नहीं मिलेगा बेटा, यहाँ पर कैपिटल गुड्स नहीं मिलेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। क्लॉज ए में कैपिटल गुड्स नहीं आता बेटा, क्लॉज ए के अंदर 18(1)A के अंदर कैपिटल गुड्स कवर्ड नहीं है। कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ क्या ना, हाँ साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पर जितना भी आईटीसी पड़ा है इनपुट के अंदर, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP, और इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, वो क्रेडिट आप पूरा लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा यहाँ पर वो तारीख क्या बनेगी मुझे बताएगा कोई बच्चा, बेटा 30 सितंबर बनेगी, यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, 30 सितंबर, क्योंकि बेटा मैं 1 अक्टूबर को फॉल कर गया, देखो 1 अक्टूबर को मैं फॉल कर गया, क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये देखो, और अगर बेटा मैं 1 अक्टूबर को फॉल कर गया तो 1 अक्टूबर से एक दिन पहले, 1 अक्टूबर से एक दिन पहले कौन सा बनेगा, वो बनेगा बेटा 30 सितंबर। हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, समझ में आया, हाँ सर। बेटा इसकी फटाफट से फोटो खींच लो, मैं इसको अब नोटिंग में नहीं डालूंगा, ठीक है, यहाँ पर ही नोटिंग कर लेंगे अपन, क्योंकि अपने पास टाइम भी फिर ज़्यादा नहीं है बेटा, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट कर लो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया, इसकी फ़ोटो खींच ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। सर हटा दूँ, हाँ सर हटा दो, ये लो बेटा मैंने इसे हटा दिया। आगे चलें, हाँ सर आगे चलो। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा इसी का पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोल रहा है बेटा, ममता सेल्स ट्रेड्स इन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विसेज। बेटा गुड्स एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज टैक्सेबल है, दोनों काम है मेरा, दोनों काम है। गुड्स भी दे रहा हूँ और सर्विसेज भी दे रहा हूँ, बोलो, गुड्स भी दे रहा हूँ और सर्विसेज भी दे रहा हूँ बेटा। तो बेटा जो गुड्स दे रहा हूँ वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो सर्विसेज दे रहा हूँ बेटा वो टैक्सेबल है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर GST। ओहो, बहुत बड़ी लाइन आ गई दोस्त, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर GST। इसका मतलब हुआ बेटा मैं पहले से, हाँ मैं पहले से GST में रजिस्टर्ड हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले से GST में रजिस्टर्ड हूँ। ऑन 1 अक्टूबर द एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विड्रॉन। ओ माई गॉड,
अब देखा बेटा, ये मेरा वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने समझाया था कि मेरे पास में दो है, ए और बी। बी एग्जाम्प्ट था और छिनगई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, याद है? हाँ बेटा ये वही तो हुआ, देखो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, हाँ बेटा ये गुड्स दे रहा हूँ और ये सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस ऑलरेडी टैक्सेबल है, गुड्स नहीं है, गुड्स एग्जाम्प्ट है, लेकिन बाद में जाके गुड्स भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो गुड्स से रिलेटेड जो भी पीछे से मेरे को कैपिटल गुड्स था, यहां पर कैपिटल गुड्स आ जाएगा। ये केस बन गया 18(1)(d) का। यानी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 क्या बोलता है, पार्ट ए क्या बोलता है बेटा, पार्ट ए बोलता है 18(1)(a) और पार्ट बी क्या बोलता है 18(1)(d)। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है? यहाँ दोनों ही सेक्शन कवर किए गए, दोनों क्लॉज कवर किए गए 18 सेक्शन के इस एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? हाँ चलो फटाफट से देखें सर आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ सर आगे क्या लिखा हुआ है, देखो मेरे को तो चीज़ समझ में आ रही है साहब, ठीक है? हाँ सर आगे लिखा हुआ है बेटा कि एनालाइज द सिनेरियो, यानी सिनेरियो को बेटा एनालाइज कर लो एंड डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ ममता सेल्स फॉर अवेलिंग आईटीसी इफ एनी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। देखो साफ साफ क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं साहब कि एग्जेम्प्ट गुड्स के रेस्पेक्ट में जो इनपुट या कैपिटल गुड्स है, क्या उसके रेस्पेक्ट में आईटीसी मिलेगा? बेटा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम सेक्शन भी कोड करके आएंगे और बहुत डिटेल में इसको समझा के भी आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, बताओ बेटा। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको अच्छे से लिख कर आना है। सबसे पहले क्या लिख कर आओगे, बोलो? सबसे पहले लिख कर आएंगे साहब फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस क्या है, लो मैं आपको लिखवाई देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी। पार्ट ए तो अपन ने कर लिया था बेटा, ऐसे रफ में कर लिया था, मतलब उधर ही सॉल्व कर लिया था बुक के अंदर ही। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11, अपना क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब सीधा क्वेश्चन नंबर 11 है। बाकी एमसीक्यूज बेटा अपन ने कहाँ डिस्कस कर लिए, वो अपन ने मेन अपनी आरटीपी वाली बुकलेट में ही डिस्कस कर लिए। अभी आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी, ठीक है सर? अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ऐसे फर्स्ट नंबर डाल के लिखूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ केस कोई बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, छोटा सा भी लिख दोगे तो चलेगा। फैक्ट्स ऑफ केस क्या लिखेंगे साहब कि गुड्स which are earlier exempt of a registered person are now covered, are now become taxable। क्या लिखेंगे, covered नहीं लिखेंगे बेटा, लिखेंगे are now बिकम टैक्सेबल। देखो कितना इजी है, अपन को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना बेटा। देखो आपको आई होप समझ में आ रही है राइटिंग? हाँ सर राइटिंग समझ में आ रही है। क्या लिखा मैंने, गुड्स विच आर अर्लियर एग्जेम्प्ट, जो पहले एग्जेम्प्ट था एक रजिस्टर्ड पर्सन का, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। गुड्स विच आर अर्लियर एग्जेम्प्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन आर नाउ बिकम टैक्सेबल, आर नाउ बिकम टैक्सेबल। इज आईटीसी, फैक्ट ऑफ द केस क्या बेटा, इज आईटीसी अवेलेबल, इज आईटीसी कैन बी अवेल्ड, इज आईटीसी कैन बी अवेल्ड। क्या मैं आईटीसी अवेल्ड कर सकता हूँ? मेरा फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कुछ फैक्ट क्या है, मतलब मेरे क्वेश्चन का फैक्ट क्या है? क्वेश्चन का फैक्ट ये है, इज आईटीसी कैन बी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। बोलो, इन रेस्पेक्ट ऑफ मतलब उस गुड्स के रेस्पेक्ट में क्या मैं आईटीसी अवेल कर सकता हूँ जो पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था? ये मेरा सवाल है। मेरे फैक्ट का सवाल क्या, मेरे फैक्ट केस का फैक्ट क्या है? केस का फैक्ट ये साहब कि पहले एक गुड्स था वो अब टैक्सेबल बन गया, ठीक है सर। और दूसरी चीज मैंने क्या लिखी, क्या उस गुड्स के रेस्पेक्ट में जितना भी पीछे से आईटीसी है क्या वो मैं अवेल कर सकता हूँ? ये बेटा डिस्कशन, ये है मुद्दे की बात, ठीक है सर। फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया। फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद बेटा सेकंड थिंग क्या लिखेंगे, प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या लिखेंगे बोलो, प्रोविजन ऑफ लॉ। मैंने इसका मतलब बेटा लॉ का प्रोविजन क्या है? लॉ का प्रोविजन है बेटा एज पर सेक्शन, क्या लिखेंगे, एज पर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी of the CGST Act 2017 of the CGST Act 2017 as per section 18(1)(d) of the CGST Act 2017। आराम से लिख के चलेंगे साहब, वेयर अ गुड्स, या आप एक काम करो बेटा यहाँ डायग्राम बना दो एक छोटा सा, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना सकते हैं सर, बना सकते हैं। फिर अभी अगर आपको थ्योरी लिखनी है आप थ्योरी भी लिख सकते हो। तो एज पर 18 में डायग्राम भी बनवा दूंगा, थ्योरी भी लिखवा दूंगा। तो क्या लिखा मैंने, एज पर 18(1)(d) ऑफ द CGST Act 2017 वेयर एनी गुड्स, अपन को लॉ की लैंग्वेज एग्जैक्ट लिखनी जरूरी नहीं है, अब मन से भी लिखोगे तो ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। वेयर एनी गुड्स विच आर अर्लियर एग्जेम्प्ट, वेयर एनी गुड्स विच आर अर्लियर एग्जेम्प्ट becomes, which are earlier exempt becomes taxable, becomes
taxable, then input tax credit in respect of, then input tax credit in respect of, then input tax credit in respect of inputs, in respect of inputs held in the form of रॉ मटेरियल, पूरा लिख सकता हूँ रॉ मटेरियल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और बेटा फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। क्या लिखा मैंने? As per section 18(1)(d) of the CGST Act 2017, where any goods which are earlier exempt become taxable, then input tax credit in respect of inputs held in the form of raw material, semi-finished goods or finished goods used मतलब मैंने क्या लिखा? Then input tax credit in respect of inputs held in किसी में भी हो, but inputs used या inputs in respect of, कुछ भी लिख सकते हो आप, inputs in respect of such goods और inputs used for in respect of such goods, दोनों में से मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो चलेगा। तो inputs in respect of such goods और inputs used for such goods, inputs used मैंने क्या लिखा? used for such मतलब वो वाला गुड्स जो पहले टैक्सेबल, जो पहले एग्जेम्प्ट था अब टैक्सेबल हो गया। used for such goods उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो लिखा है, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स यूज्ड फॉर सच गुड्स इज अवेलेबल, इज AVALABLE इज अवेलेबल। बेटा यहाँ पर एक चीज़ और है, इज अवेलेबल। अब सबसे बड़ी बात है सब हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ इतना। एक चीज़ और लिखो, इसको यहाँ से हटाओ, ये वापस लिखेंगे बेटा, लेकिन अपन ये तो भूल ही गए लिखना है क्या कि किस दिन, अपन ये तो भूल ही गए किस दिन, तो अपन वो दिन भी लिखेंगे साहब। अपन ऐसे लिखेंगे कि becomes taxable then input tax credit in respect of inputs held in the form of raw material, semi finished goods or finished goods held in the form of raw material, semi finished goods or finished goods on the immediately preceding, on the IMMEDIATELY on the immediately preceding, क्या लिखेंगे? PRECEEDING, on the immediately preceding day, on the immediately preceding day, on the immediately preceding day of the day on which such goods becomes taxable will be available, बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब? क्या बोला मैंने? एज पर 18(1)(d) where any goods which are earlier exempt become taxable, then input tax credit in respect of input held in the form of raw material, semi finished goods or finished goods on the immediately preceding day of the day on which such goods become taxable will be available। नहीं समझे साहब? मैंने बोला भाई जिस दिन वो गुड्स एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल बना उस दिन से एक दिन पहले जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके रॉ मटेरियल में पड़ा है, फिनिश गुड्स में पड़ा है और सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। एक पॉइंट और आएगा बेटा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में मिलता है, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो साहब, आप यहाँ पर ये बना सकते हो ऐसे कि साहब ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था और अब मैं पॉइंट नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा? अपना पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखूंगा कि ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ किसके रेस्पेक्ट में बेटा? बोलो ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड, ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड। क्या बोलेंगे? विच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच ऐसे गुड्स के रेस्पेक्ट में, फॉर सच गुड्स ITC in respect of capital goods which are exclusively used for such goods, ITC in respect of capital goods which are exclusively used for such goods will also be available,
however ITC on in respect of such capital goods, ITC in respect of such capital goods, then ITC in respect of such capital goods, then ITC in respect of such capital goods shall be reduced by 5%, shall be reduced by 5% per quarter, और पार्ट देयर ऑफ, क्या बोला मैंने, shall be reduced by 5% per quarter और पार्ट देयर ऑफ, मतलब by such percentage point पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और वो परसेंटेज पॉइंट होता है बेटा 5%। यानी कि बेटा आप एक बात हो, जो कैपिटल गुड्स में इतने टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, आज तक मैंने उससे यूज़ करा एग्जाम्प्ट के लिए, तो बेटा उतने पीरियड का क्रेडिट तो छोड़ो, क्योंकि उतने पीरियड तो वो एग्जाम्प्ट में था ना, सारा क्रेडिट थोड़ा दे देंगे कि भाई एक दिन पहले जो कैपिटल गुड्स था उसको खरीद के लेकर आया था तो जितना क्रेडिट था पूरा दे देंगे। नहीं साहब, इतने पीरियड तक आपने उसे यूज़ भी तो नहीं करा टैक्सेबल पर्पस के लिए, तो जितने पीरियड के लिए यूज़ नहीं करा उतने पीरियड के लिए मान लेते हैं साहब 5% पर क्वार्टर, और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी क्वार्टर आपने उसको एग्जाम्प्ट के लिए यूज़ करा उतने क्वार्टर्स का ITC छोड़ दो, और जितना ITC बचता है वो आप आज की तारीख में बुक कर लो, जिस दिन भी आपका गुड्स एग्जाम्प्ट से टैक्सेबल में आया। समझ में आया? हाँ सर आया। ये अपन ने क्या निपटाया बेटा, ये अपन ने निपटाया प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट्स ऑफ केस, प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ के बाद बेटा एनालिसिस लिख सकते हो, चाहो तो कंक्लूजन लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोविजन के अंदर पूरी चीज़ समझा दी साहब कि प्रोविजन क्या बोलता है, 18(1)D क्या बोलता है, और अगर 18(D)(1) ये बोलता है साहब तो एज डिस्कस्ड अबव यहाँ अपन क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट कंक्लूजन। बेटा मैं कंक्लूड करूँगा कंक्लूजन, तो क्या लिखूंगा बेटा, एज डिस्कस्ड अबव, अब अपने फैक्ट ऑफ द केस से इसको मिला के लिख देते, कंबाइन करके अपन अपनी बुक में देख लेते बेटा क्या लिखा हुआ था, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से अपन लिख देते हैं। तो अपनी बेटा बुक में डेट क्या रही थी, 1 अक्टूबर बोले तो 30 सितंबर, तो एक दिन पहले की डेट क्या होती है, 30 सितंबर होती है। हाँ सर 30 सितंबर होती है। तो बेटा अगर 30 सितंबर होती है तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ क्या लिख कर चलूँगा, मैं लिखूँगा एज डिस्कस्ड अबव, मतलब जैसे ऊपर डिस्कस किया गया, इन द गिवन केस, एज डिस्कस्ड अबव इन द गिवन केस, क्या नाम था बेटा केस में, नाम क्या था, ममता सेल्स ट्रेड्स, क्या था, ममता सेल्स ट्रेड्स। तो यहाँ पर भी अपन वैसे लिखेंगे सर, एज डिस्कस्ड अबव इन द गिवन केस, ममता सेल्स ट्रेड कैन अवेल द ITC in respect of inputs used for such goods held on the day immediately preceding that day, held on the date of 30th September, as well as it can Mamta Sales, as well as it can also avail credit in respect of, क्या लिखेंगे, in respect of capital goods held on 30th September, reduced by क्या लिखा मैंने, as well as it can also avail credit in respect of capital goods held on 30 September as reduced by 5% per quarter और पार्ट देयर ऑफ। बेटा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना होता है, मैं टीचर हूँ बेटा, इतना राइट मेरे पास है कि मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ साहब। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये इस तरीके से मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया बेटा। हर क्वेश्चन को अगर अपन इस तरीके से सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक परफॉर्मा यहीं पर सेट करके दिखा दिया साहब कि ऐसे अपन को एग्जाम्पल सेट करना है अपना एग्जाम के अंदर। इस तरीके से अपन को एक आंसर का फॉर्मेट सेट करना है एग्जाम के अंदर। इतना बेटा आप लिख कर आओगे। देखो मैं तो यहाँ पैड पर लिखता हूँ,
इलेक्ट्रॉनिक पेन से, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। बेटा कॉपी पेन पे अपनी प्रैक्टिस होती है लिखने की ना, क्योंकि अपन बचपन से लिख रहे हैं, तो वहाँ पर अपन को कम टाइम लगेगा, अपन इससे फास्ट लिख कर चल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ साहब। कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है बेटा आपके पास। सुहासिनी इज ए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। क्या बोल रहा है? सुहासिनी इज